हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम 3 अधिवेशन पे बात करेंगे जो कि 1937 के इलेक्शन के बाद में जब ज़्यादातर प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बन गई उसके बाद हुए थे। और ये सुभाष चंद्र बोस के विषय में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए हम ये 2 हरिपुरा और त्रिपुरी और रामगढ़ अधिवेशन पे भी बात करेंगे। तो इन 3 अधिवेशन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हरिपुरा पे। तो पहला अधिवेशन है हरिपुरा। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था। हरिपुरा कहाँ है? हरिपुरा गुजरात में है, गुजरात। ये गांव में हुआ था। ये अधिवेशन गांव में हुआ था और गांव में होने वाला ये द्वितीय अधिवेशन था। यानी कि इसके पहले एक बार और गांव में अधिवेशन हुआ था, वो था फैजपुर, महाराष्ट्र। और जस्ट इसके 1 साल पहले यानी कि 1937 में एक अधिवेशन हुआ था फैजपुर में। ये प्रश्न आपसे बनता है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ, फैजपुर गांव में हुआ था और ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। और प्रथम बार गांव में हुआ, प्रथम बार गांव में। और यहां पर अध्यक्ष थे JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ये 1937 में, जिस वर्ष भारत में प्रांतीय इलेक्शन हुए, पहली बार कांग्रेस ने अपना अधिवेशन फैजपुर गांव में करवाया था जो महाराष्ट्र में है। और ये पहला मौका था जब गांव में अधिवेशन हुआ। और उसके अगले ही साल हरिपुरा गांव में, तो गांव में होने वाला ये दूसरा अधिवेशन था। ये क्या था? गांव में होने वाला दूसरा अधिवेशन। ये गांव में होने वाला दूसरा अधिवेशन था। आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर अगर देखते हैं तो उसमें देखिएगा, क्वेश्चन सीधे पूछा गया है कि कांग्रेस का पहला गांव में होने वाला अधिवेशन कहाँ हुआ था, किस वर्ष हुआ था? तो फैजपुर में। और दूसरा गांव में हरिपुरा में 1938। ये एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ से है। दूसरा जो हरिपुरा से क्वेश्चन बनेगा वो है यहाँ पर किसको अध्यक्षता मिली थी और क्या विशेष बात थी इसमें। तो हरिपुरा में जो अध्यक्ष रहे वो सुभाष चंद्र बोस रहे। अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुने गए। कांग्रेस में जो भी अध्यक्ष बनता था वो सर्वसम्मति से चुना जाता था। तो सुभाष चंद्र बोस को यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया। सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी की विचारधारा में थोड़ा सा मतभेद है। महात्मा गांधी की विचारधारा है कि लक्ष्य पवित्र होना चाहिए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन यानी मार्ग भी पवित्र होना चाहिए। इसीलिए गांधी जी देखिए आज़ादी प्राप्त करना चाहते हैं और आज़ादी एक पवित्र लक्ष्य है, एक अच्छा लक्ष्य है। लेकिन उस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए जो मार्ग वो अपनाते हैं वह कहते हैं कि वो मार्ग भी अहिंसा और सत्य के रास्ते पर चलकर होना चाहिए। यानी लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग भी उनका पवित्र है उनकी नज़र में। लेकिन सुभाष चंद्र बोस का थोड़ा सा नज़रिया अलग है। इनका मानना है कि लक्ष्य पवित्र होना चाहिए लेकिन उसके मार्ग को यानी उसको प्राप्त करने का जो मार्ग है वहाँ पर हम सत्य और अहिंसा के साथ साथ में हम क्रांतिकारी मार्ग को भी साथ में लेकर चलें। और गांधी जी जो क्रांतिकारी तरीके थे उनके विपक्ष में रहते थे। तो थोड़ा सा यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच में वैचारिक मतभेद है, मनमुटाव नहीं है, यानी मनभेद नहीं, वैचारिक मतभेद है। लक्ष्य एक ही है दोनों लोगों का। तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए और इन्होंने कुछ विशेष चीजें की। इन्होंने यहाँ पर कहा कि स्वतंत्रता की जो लड़ाई है, स्वतंत्रता की लड़ाई में देशी रियासतों को भी शामिल किया जाना चाहिए। देशी रियासतों को शामिल किया जाए, ये इन्होंने एक बात रखी। और इन्होंने जो है क्रांतिकारी मार्ग को भी
क्रांतिकारी मार्ग को भी सही ठहराया। यानी इन्होंने कहा कि आज़ादी प्राप्त करने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में वही लोग आए आंदोलन में जो सिर्फ अहिंसा की बात करते हैं, जो सिर्फ सत्याग्रह की बात करते हैं। हम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे लोग जो क्रांतिकारी विचारधारा की बात करते हैं, अगर हम सब एकजुट हो जाएं, एक मंच पर आ जाएं, तो फिर हमें आज़ादी और आसानी से मिल सकती है। तो इन्होंने कहा कि देशी रियासतों को भी और क्रांतिकारी मार्ग को भी इन्होंने सही ठहराया और इन्होंने कहा कि आज़ादी की लड़ाई में सभी का सहयोग जरूरी है। आज़ादी की लड़ाई में सभी का सहयोग। अब यहीं से जो है एक अलग विचारधारा सुभाष चंद्र बोस की देख करके गांधी जी को लगा कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद पर सुभाष चंद्र बोस को बिठा करके एक गलत निर्णय हो गया है, क्योंकि ये कांग्रेस का जो मूल सिद्धांत है सत्य और अहिंसा जो गांधी जी ने डेवलप किया है, उससे कांग्रेस को दूसरी दिशा में ले जाएंगे, यानी कांग्रेस को भटका देंगे। खैर, यहाँ पर हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए, प्रथम बार सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने हैं और इन विचार को इन्होंने यहाँ पर रखा, खास करके देशी रियासतों को शामिल करने के लिए और सभी को जो है इसमें शामिल करने के लिए आज़ादी की लड़ाई में। ये दो बड़ी बातें थी गांधी जी की नज़र में और गांधी जी यहीं पर जो है खास करके यहाँ पर इनका मतभेद हो गया। तो हरिपुरा में अधिवेशन हुआ, यहाँ से यही क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अगले अधिवेशन पे हम बात करते हैं त्रिपुरी का अधिवेशन। त्रिपुरी का अधिवेशन गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के वैचारिक मतभेदों को खुले मंच पर ले आया। अभी तक तो बात अंदर अंदर है, लेकिन बिल्कुल खुले मंच पर जो है आ गए इनके विचार और एक दूसरे के विरोध में इन दो अधिवेशन को इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि जब हम सुभाष चंद्र बोस को अलग से पढ़ेंगे तो यहीं से विशेष करके सुभाष चंद्र बोस की कहानी प्रारंभ होती है। कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष बने और उसके बाद अगला अधिवेशन अगले साल आ गया त्रिपुरी का अधिवेशन। अब यहाँ पर जो घटना हुई वो विशेष है। त्रिपुरी अधिवेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है 1939 प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध का वर्ष है। 1939 में ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। तो 1939 में त्रिपुरी में हुआ। त्रिपुरी कहाँ है? त्रिपुरी मध्य प्रदेश में है। अब त्रिपुरी के अध्यक्ष पद के लिए पुनः सुभाष चंद्र बोस ने अपना नाम भर दिया, यानी कि चुनाव होता था तो यहाँ पर जो है त्रिपुरी में अध्यक्ष पद के लिए दो उम्मीदवार हो गए। अध्यक्ष पद, अब यहाँ पर अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ, के लिए मतदान करवाना पड़ा। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अध्यक्ष पद के लिए मतदान कहाँ पे कराया गया था। अभी तक तो सर्वसम्मति से हो जाता था, हाथ खड़े कर दिया, प्रस्ताव रख दिया, उसी से काम चल जाता था। लेकिन यहाँ पर चूंकि विवाद हो गया इसलिए मतदान करवाना पड़ गया कि कौन बनेगा अध्यक्ष। तो यहाँ पर त्रिपुरी में सुभाष चंद्र बोस ने पुनः, क्योंकि उन्होंने एक नया मार्ग चलाना शुरू किया था, तो उन्होंने कहा हमको अपना कार्य करने के लिए पुनः कांग्रेस का अध्यक्ष बनना पड़ेगा, क्योंकि वो जिस मार्ग से आज़ादी को तलाश रहे थे कांग्रेस में वो मार्ग नया था, यानी कि गांधी जी उस मार्ग का विरोध करते थे। इसीलिए इन्होंने कहा कि यदि हमें अपने तरीके को बढ़ाना है तो फिर अध्यक्ष पद प्राप्त करना होगा। तो अध्यक्ष पद के लिए यहाँ पर मतदान हुआ। मतदान क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर दो प्रत्याशी आ गए। एक प्रत्याशी जो पुराने थे, यानी पिछले अधिवेशन के अध्यक्ष हैं सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने अपना पर्चा दाखिल कर दिया कि हम अध्यक्ष बनेंगे। अब महात्मा गांधी को ये बात उचित नहीं लगी। महात्मा गांधी चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस जो है अध्यक्ष नहीं बने। आप 1939 पे गौर करें, ये द्वितीय विश्व युद्ध का समय है। महात्मा गांधी की विचारधारा यहाँ पे थी कि युद्ध के समय किसी भी प्रकार का बहुत बड़ा आंदोलन भी ब्रिटेन के खिलाफ नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि वो पूर्णतः अहिंसक मार्ग पे हैं। तो सुभाष चंद्र बोस का अध्यक्ष के लिए पर्चा दाखिल करना उचित नहीं लगा।
तो महात्मा गांधी ने अबुल कलाम आज़ाद का नाम पेश किया कि अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वयं ही पीछे हट गए, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। तब जो है महात्मा गांधी ने पट्टाभी सीतारमैया का नाम प्रस्तुत किया, यानी अपना प्रत्याशी घोषित किया। तो दूसरे जो आ गए वो आ गए पट्टाभी सीतारमैया। अबुल कलाम आज़ाद वाला पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा, पहले उनका नाम गांधी जी ने रखा था पट्टाभी सीतारमैया, जिन्होंने कांग्रेस का इतिहास लिखा है। रमैया, पट्टाभी सीतारमैया, और ये क्या गांधी जी के प्रत्याशी थी, गांधी जी का समर्थन इनको प्राप्त था। गांधी जी की तरफ से ये प्रत्याशी घोषित किए गए। इलेक्शन हुआ और सुभाष चंद्र बोस जो है विजेता हो गए। सुभाष चंद्र बोस जीत गए और पट्टाभी सीतारमैया की हार हो गई, और इस हार को महात्मा गांधी ने अपनी हार समझा। यहां पर इसको क्या है, महात्मा गांधी ने इसे अपनी हार समझा, क्योंकि उनके ही ये प्रत्याशी थे। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस में शायद मेरी प्रतिष्ठा बहुत कम हो गई है, इसीलिए मेरे प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस को अब गांधी की जरूरत नहीं है। कांग्रेस की जो कार्यकारिणी थी, यानी जो प्रमुख 14 लोग होते थे टॉप में, जो कार्यकारिणी बनाते थे, पूरे वर्ष काम करते थे अध्यक्ष के साथ मिलकर के, उसमें गांधी जी का बहुत प्रभाव था, यानी वो गांधीवादी मार्ग पर चलने वाले लोग थे। तो उसमें से अधिकतर लोगों ने, लगभग 12 लोगों ने इस्तीफा दे दिया, कहा कि हम जो है गांधी जी के खिलाफ काम नहीं कर पाएंगे, सुभाष चंद्र बोस के साथ काम नहीं कर पाएंगे। कार्यकारिणी ने, हालांकि सुभाष चंद्र बोस जो है वो निर्वाचित अध्यक्ष हैं, अगर इनके खिलाफ कोई जाता है तो इस प्रकार से तो कांग्रेस का वजूद ही बिगड़ गया, क्योंकि कांग्रेस खुद सत्य के मार्ग से भटक रही है। अपने निर्वाचित अध्यक्ष को न मानना ये भी तो एक प्रकार से असत्य का मार्ग है। खुद ही आपने निर्वाचित किया, खुद कांग्रेस ने निर्वाचित किया है, तो फिर आप उसे कैसे हटा सकते हैं। तो हटा तो नहीं सकते थे, लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पर इस्तीफा दे दिया, और इससे जो है सुभाष चंद्र बोस को लगा कि इस तरह से जबरदस्ती अध्यक्ष बन करके कार्य करना उचित नहीं है। महात्मा गांधी भी जो है दुखी हुए। सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि अब मुझे अध्यक्ष पद पर रहना ठीक नहीं लग रहा है, इसीलिए जो है इन्होंने स्वयं ही इस्तीफा दे दिया। इन्होंने कहा ठीक है, हम अध्यक्ष पद पे काम नहीं करेंगे, स्वयं ही अध्यक्षी का जो पद है वो छोड़ दिया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अध्यक्ष चुने गए। इनकी जगह राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बन गए। क्यों इस्तीफा इन्होंने दे दिया? क्योंकि ज्यादातर कार्यकारिणी के जो सदस्य थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इसीलिए इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। अब जो है सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि मैं ऐसे तो नहीं बैठने वाला हूं। इन्होंने एक नई पार्टी का गठन किया, फॉरवर्ड ब्लॉक। कांग्रेस के अंदर ही इन्होंने एक मोर्चा बना दिया। अब इन्होंने क्या किया, यहां पर कांग्रेस के अंदर ही, कांग्रेस के भीतर ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। पूछा जाता है आपसे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। यही त्रिपुरी अधिवेशन 1939 के बाद ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। और फॉरवर्ड ब्लॉक का उद्देश्य क्या था? 2 उद्देश्य हैं, इसके नोट करिए। फॉरवर्ड ब्लॉक का उद्देश्य था भारत के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सभी उपाय करना, यानी कि ये हिंसक और अहिंसक दोनों मार्ग को उचित मानते हैं। आप देखेंगे आगे सुभाष चंद्र बोस जो है सेना का नेतृत्व करते हुए आएंगे आज़ादी की लड़ाई में, तो ये मानते हैं कि हम मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो ब्रिटेन है वो परेशान है, तो इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। लोहा गर्म है, हथौड़ा मारना चाहिए, यानी इसी समय जो है एक बड़ा आंदोलन छेड़ा जाना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर हमें आज़ादी मिलने में आसानी हो। लेकिन गांधी जी जो है वो मानते हैं कि युद्ध के समय
ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन छेड़ना एक नैतिक कार्य नहीं है। ऐसा वो प्रथम विश्व युद्ध के समय भी सोचते थे और द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी सोचते थे। हालांकि कुछ ही दिन में उनकी सोच बदल गई और 1942 में उनको एक बड़ा आंदोलन करना पड़ा। कांग्रेस के भीतर ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। उद्देश्य क्या है? भारत के लिए आज़ादी प्राप्त करना और आज़ादी प्राप्त करने के बाद में उस आज़ादी की रक्षा के लिए उपाय करना। और इन्होंने एक फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक पत्रिका भी यहाँ से प्रकाशित करना शुरू की अपनी विचारधारा को बढ़ाने के लिए। बाद में हम सुभाष चंद्र बोस के चैप्टर में पढ़ेंगे किस प्रकार से ये कई बार गिरफ्तार हुए, फिर नज़रबंद कर दिए गए, उसके बाद में ये छुप करके चले गए विदेश, और फिर किस प्रकार से इन्होंने जो है जर्मनी, इटली और ये सब होते हुए जापान पहुँचे और कैसे वो आज़ाद हिंद फौज के नेतृत्व में आए। इस चीज़ को हम अलग से एक चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर आपने त्रिपुरी अधिवेशन को समझ लिया, वेरी इजी है। अब हम रामगढ़ पे बात करते हैं। रामगढ़ अधिवेशन 1940 में किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध जो है चल रहा था और भारत अपना सहयोग जो है नहीं देना चाहता था। कांग्रेस अपना सहयोग नहीं देना चाहती थी, इसकी कुछ मांगें थी और उन्हीं मांगों को जो है रामगढ़ में उठाया गया था कि हमको यहाँ पर एक सरकार चाहिए, तभी हम सहयोग करेंगे। उन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे अलग से एक चैप्टर में। हालांकि यहाँ पर सिर्फ आप रामगढ़ के विषय में जो कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं वो देख लें। रामगढ़ अधिवेशन जो प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं, बस उतनी ही चर्चा यहाँ पर हम करेंगे। उसके बाद डिटेल में युद्ध के क्या परिणाम थे, क्या प्रभाव थे, उन पर हम अलग चैप्टर करेंगे। तो देखिए, रामगढ़ अधिवेशन 1940 में किया गया। रामगढ़ ये कहाँ है? ये बिहार में था उस समय और वर्तमान में इसको आप झारखंड में देखते हैं। अब झारखंड अलग हो गया बिहार से। तो देखिए, सबसे प्रमुख बात थी कि ये यहां पर जो अध्यक्ष बने, अध्यक्ष बने थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद। आप हमें कमेंट करके बताइए कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कब बने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यहाँ पर अध्यक्ष बने और इनके विषय में एक याद करने वाली बात यह है कि सबसे लंबा कार्यकाल अध्यक्ष पद पर जिसका रहा वो रहे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यानी कि ये सर्वाधिक समय तक आज़ादी से पहले की बात हो रही है, सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष रहे थे ये। कितने वर्ष? 6 वर्ष। 6 साल तक अध्यक्ष रहे। क्यों अध्यक्ष रहे? क्योंकि फिर अधिवेशन ही नहीं हुए। 1940 से 1945 तक ये बने रहे अध्यक्ष, अन्य अधिवेशन नहीं हुआ। ये लास्ट था, समझिए। 1945 के पहले अन्य अधिवेशन नहीं हुआ। इसके बाद फिर 1946 में जाके अध्यक्ष चेंज होंगे। जब 1946 में अधिवेशन होगा तो 1940 से लेकर 1945 तक यही बने रहे। 6 साल, 40 से 45 तक, 6 वर्ष तक बने रहे। आपसे क्वेश्चन किया जाता है तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वहाँ पर आंसर है। और इस अधिवेशन में जो सबसे प्रमुख मांग रखी गई थी वो क्या थी? इस अधिवेशन में मांग रखी गई सरकार की एक, इसमें मांग रखा गया कि अंतरिम राष्ट्रीय सरकार, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की मांग रखी गई थी। यानी केंद्र में राष्ट्रीय सरकार का मतलब क्या है? केंद्र में। प्रांत में तो इलेक्शन हो ही चुके हैं और प्रांत में आपने देखा था कि कांग्रेस की कई प्रांतों में सरकार बनी, लेकिन 1939 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जबरदस्ती जो है भारत को शामिल कर लिया गया था बिना कांग्रेस की सहमति के। तो अब कांग्रेस सत्ता में तो है नहीं, प्रांतों में भी। तो जब ब्रिटेन ये कोशिशें करने लगा कि किसी प्रकार से भारत के लोग राजी हों और स्वेच्छा से भारत जो है विश्व युद्ध में सहयोग दे,
क्योंकि वो कई जगह पर हार रहे थे। तब यहाँ पर रामगढ़ अधिवेशन में ये मांग रखी गई कि हम युद्ध में सहयोग दे सकते हैं, लेकिन हमारी सरकार गठित की जाए, यानी हमको स्वतंत्रता चाहिए। आप स्वतंत्रता के नाम पर युद्ध लड़ रहे हो, आप ये कह रहे हो कि साम्राज्यवाद के खिलाफ ये जंग है और आप हमारे ऊपर ही जो है अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं, यानी खुद आप साम्राज्यवादी हैं, अपने साम्राज्य का विस्तार किए हुए हैं, हमको गुलाम बनाए हैं। तो आपके ये इरादे नेक नहीं हैं, यानी इसमें सच्चाई नहीं है। तो आप हमें अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कर दीजिए और ये वादा करिए कि युद्ध के बाद हमको स्वतंत्र कर दिया जाएगा, तभी जो है हम इस लड़ाई में आपका साथ देंगे। तो अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का जो है इन्होंने मांग की थी, लेकिन ये अस्वीकृत हो गई थी। लॉर्ड लिनलिथगो उस समय जो है वायसराय है, लिनलिथगो ने इसे अस्वीकृत कर दिया था और इन्होंने एक अपना अलग प्रस्ताव रखा था, अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव इनका एक अलग था, वो कांग्रेस नहीं मान रही थी। अगस्त प्रस्ताव ये 8 अगस्त 1940 को लिनलिथगो के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसमें इनकी अपनी अलग विचारधारा थी, उसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे ही। तो ये रामगढ़ अधिवेशन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देखो, अंतरिम सरकार का मतलब ये होता है कि जब तक एक स्थायी व्यवस्था नहीं आ जाती है तब तक काम चलाने के लिए जो सरकार या जो भी कुछ बनाया जाता है उसमें अंतरिम शब्द लगाया जाता है। जैसे अंतरिम सरकार का मतलब है एक नई सरकार आने तक कार्य करने के लिए एक सरकार, उसको अंतरिम सरकार कहा जाता है। तो ये हरिपुरा, त्रिपुरी और रामगढ़ से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको हमने डिस्कस किया। अगले चैप्टर में हम सेकेंड वर्ल्ड वार यानी द्वितीय विश्व युद्ध के भारत की इस आज़ादी की लड़ाई पर क्या प्रभाव थे और भारत ने कौन कौन सी अपनी मांगें रखी और फिर उन मांगों को पूरा करने के लिए ब्रिटेन की सरकार की तरफ से कौन कौन से प्रयास किए गए, जैसे अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, वो सब भारत को इस युद्ध में स्वैच्छिक रूप से शामिल करने के लिए प्रयास किए गए थे, क्योंकि ब्रिटेन विभिन्न मोर्चों पर जापान से हार रहा था और वो चाहता था कि भारत भी हमारे हाथ से निकल जाए, उससे पहले भारतीयों का समर्थन हमें मिले और हम विजय प्राप्त करें। इसीलिए उसने कई प्रयास किए, हालांकि उन सब प्रयासों में उसका छल और कपट झलक रहा था, इसीलिए भारतीय अब जो है किसी भी चाल में फंसने वाले नहीं थे। तो भारतीयों ने उन चीज़ों का कैसे जवाब दिया और ब्रिटेन की क्या कोशिशें थी, नेक्स्ट चैप्टर में, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा, डिस्कस करेंगे। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।